हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के कुछ प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद तो बहुत हैं, लेकिन उसमें जो प्रमुख अनुच्छेद हैं परीक्षा की दृष्टि से, उसके बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुत ही संक्षेप में। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, चाहे आप किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हों। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें पहले अनुच्छेद और उसके विवरण शॉर्टकट में दे रहे हैं। अनुच्छेद 1 जो है हमारे संविधान का, उसमें संघ का नाम भारत जो है और उसके राज्य क्षेत्रों का विवरण दे रखा है। अनुच्छेद 5 से 11 जो है उसमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान दे रखे हैं कि किस तरह से नागरिकता मिलेगी और किस कंडीशन में उसकी नागरिकता जा सकती है नागरिक की। अनुच्छेद 14 जो है ये हमारे मौलिक अधिकार के तहत आता है और इसमें विधि के समक्ष समानता का अधिकार, यानी कानून के सामने सभी समान हैं, चाहे वो कोई पैसे वाला हो, गरीब हो या अमीर हो या किसी पद पे भी बैठा हो, कानून सबके लिए समान है। ये हमारा अनुच्छेद 14 कहता है। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत की जो भावना उसका अंत करता है। अनुच्छेद 18 जो है सेना की उपाधियों को छोड़ करके और डिग्री जो हमारी पढ़ाई में जो डिग्रियां मिलती हैं उनको छोड़ करके सारी उपाधियों का ये अंत करता है। जैसे राजा, महाराजा, अधिराज, महाराज, कुंवर साहब, इस तरह से उपाधियां जो हुआ करती थी उनका अंत करता है। 19A इसमें क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दे रखी हैं, ABCDEF करके। तो इसमें जो है ये पहली है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 जो है इसमें प्राण एवं देह की स्वतंत्रता, हमारा जो जीवन का अधिकार है वो अनुच्छेद 21 में दे रखा है। अनुच्छेद 21 के तहत ही 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मौलिक उनकी शिक्षा का अधिकार, जो प्राइमरी शिक्षा जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए उनका मौलिक अधिकार बना दिया गया है। जो RT एक्ट हुआ उसके बाद ये हुआ है। अनुच्छेद 24 क्या है, कारखाने में बालक नियोजन का प्रतिषेध, यानी कारखानों में बच्चों के जो बच्चे हैं कम उम्र के, उनको हम कारखानों में काम में नहीं लगा सकते हैं, उसमें ये उसको प्रतिषेध किया गया। अनुच्छेद 25 है धर्म का आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, आपका कोई भी धर्म है आप उसको मान सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये मौलिक अधिकारों के तहत ही आता है और जितने भी मौलिक अधिकार हैं उनकी सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 32 के तहत व्यक्ति कोई भी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है यदि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो इसको कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 37 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में अप्रवर्तनीय, यानी नीति निर्देशक तत्वों को हम न्यायालय उनको लागू करवाने के लिए न्यायालय का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते, न्यायालय इसमें ज़बरदस्ती लागू नहीं करवा सकता है। अनुच्छेद 38 है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की व्यवस्था दे रखी। 39 में निःशुल्क विधिक सहायता, अगर आपके पास पैसा नहीं है और आपको कानून की सहायता की ज़रूरत है, किसी भी मामले में आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, तो आपको अगर वकील आप नहीं कर पाते हैं, आप अफोर्ड नहीं कर पाते वकील को, तो सरकार आपको सरकारी वकील मुहैया कराएगी, आपकी वही वकालत करेगा। अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायत का संगठन है और समान नागरिक संहिता बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये जो अनुच्छेद 44 के तहत है, बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुच्छेद 44। उसके बाद अनुच्छेद 47 जो है पोषण का अधिकार एवं मादक पेय पदार्थ, पोषण का अधिकार एवं मादक पेय पदार्थ का प्रतिषेध, ये इसके बारे में दे रखा है इसमें। अनुच्छेद 48 जो है कृषि और पशुपालन संगठन के बारे में दे रखा है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी न्यायपालिका पर कार्यपालिका का कोई जोर नहीं रहेगा, ये अनुच्छेद 50 कहता है। अनुच्छेद 51 जो है हमारे नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ही आता है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की गई। अनुच्छेद 51 का जो बाद में जोड़ा गया, जिसमें हम मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं, बाद में पहले 10 थे और अब 11 हो गए हैं, जिसमें माता पिता जो हैं बच्चों के, उनके लिए 6 से 14 वर्ष कुछ बच्चों के लिए शिक्षा देना उसमें अनिवार्य कर दिया गया है, उनका कर्तव्य बताया गया है। अनुच्छेद 52 है भारत के राष्ट्रपति का विवरण है। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति के बारे में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है। 54 जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन है और 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति दे रखी है, कैसे होती है प्रक्रिया, और 56 में उसकी पदावधि यानी 5 साल जो होती है। राष्ट्रपति की शपथ का विवरण अनुच्छेद 60 में है और अनुच्छेद 61 में कहा है राष्ट्रपति
पर जो महाभियोग की प्रक्रिया, उसे हटाने की प्रक्रिया है, वो दे रखा है। अनुच्छेद 63 में भारत का उपराष्ट्रपति का विवरण है। और अनुच्छेद 71 जो है उसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय दे रखे हैं। अनुच्छेद 72 जो है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, कोई भी दंड है उसको क्षमादान या उसका न्यूनीकरण करने का अधिकार अनुच्छेद 72 में दे रखा है राष्ट्रपति का। अनुच्छेद 76 में हमारे महान्यायवादी का दे रखा है। अनुच्छेद 79 जो है संसद के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 80 जो है राज्यसभा की संरचना से संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना से संबंधित है। अनुच्छेद 108 जो है कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है अगर किसी बात पर सहमति नहीं होती है, तो ये इसको बुलाई जा सकती है और इसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है और बुलाता राष्ट्रपति है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दे रखी है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम आम भाषा में बजट कहते हैं, उसका विवरण अनुच्छेद 112 में दे रखा है। अनुच्छेद 123 में 1, 2, 3 में संसद विश्रांति काल में राष्ट्रपति के अध्यक्ष की देश की शक्ति का विवरण है। यानी अगर संसद नहीं चल रहा, संसद के 3 सत्र होते हैं, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र और ग्रीष्मकालीन, तो इसमें क्या है कि अगर संसद कोई सत्र नहीं चल रहा है और किसी भी कानून, किसी भी को लेकर के कोई बहुत ही मतलब इमरजेंसी आ जाती है और हमें कानून बनाना, तो उसमें राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो मंत्रिमंडल की सहमति से उसके संबंध में अध्यादेश जारी कर सकता है। ये अनुच्छेद 123 में दे रखा है। और राज्यपाल जो राज्य में भी अध्यादेश जारी कर सकता है, वो ये 1, 2, 3 है, वो 213 है, 213, ये ध्यान रखने। 1, 2, 3 राष्ट्रपति और 213 जो है ये क्या है, राज्यपाल का है। 124 है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। 129 में उच्चतम न्यायालय जो है का अभिलेख न्यायालय होना। यानी अभिलेख न्यायालय का मतलब उच्चतम न्यायालय किसी भी आदेश या किसी भी कुछ नियम को या आदेश को देता है, वो अपना कोई डिक्री देता है, वो कोई भी डिसीजन सुनाता है, तो वो पूरे देश के न्यायालयों के लिए वो मान्य होता है। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति जो अनुच्छेद 143 में दे रखी है। 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कैग होता है उसका विवरण होता है। 149 जो अनुच्छेद है उसमें नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ दे रखी हैं। अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल की शक्ति और अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति दे रखी है। 165 में राज्य का महाधिवक्ता उसका विवरण दे रखा। 213 में विधानमंडल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की अभी बताया था राज्यपाल की शक्ति। 214 में राज्य के लिए उच्च न्यायालयों का विवरण दे रखा है। उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे देश में लागू होता है, इसी तरह उच्च न्यायालयों का फैसला उसके अपने राज्य में लागू होता है। अनुच्छेद 226 कुछ रिट जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 32 के तहत जिस तरह से व्यक्ति जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में अगर उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, उस तरह से वो 226 के तहत हाई कोर्ट में भी जा सकता है। लेकिन 226 की एक विशेषता ये है कि 226 में अगर कोई उसके दूसरे अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तब भी वो अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकता है। लेकिन अनुच्छेद 32 जो है उसमें केवल हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनका उल्लंघन है, उसी के तहत हम अगर जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अगर हमारे केवल मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ, कोई और अधिकार का उल्लंघन हुआ, तो हम अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। 246 ये क्या है, जीएसटी दे रखा है। 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन है। 266 में संचित निधि और 267 में आकस्मिक निधि। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग है, जिसमें वित्त का बंटवारा होता है केंद्र और राज्य के बीच। उसके बाद संपत्ति का अधिकार जो है 300 का, जिसे पहले मौलिक अधिकार में रखा गया था, बाद में से अलग कर दिया गया। 315 संघ और राज्यों के लोकसभा आयोग, संघ व राज्यों के दोनों के लोकसभा आयोग का वर्णन 315 में है। 324 जो निर्वाचन आयोग से संबंधित है, तो निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। 368 अनुसूचित जाति आयोग और 338A अनुसूचित जनजाति आयोग, ये SC आयोग, ये ST आयोग। अगला है 343 राज्य की संघ भाषा। संघ जो है संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा कितने दे रखी है अनुच्छेद 343 में। 352 जो है आपातकाल की उद्घोषणा जो है उसके बारे में ये बताता है। अनुच्छेद 356 जो है राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध, यानी जिसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं। राष्ट्रपति शासन जिसे हम कहते हैं वो अनुच्छेद 356 में दे रखा है। अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो केंद्र को यह अधिकार है कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन घोषित कर दे।
अगला है अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का विवरण है। 352 से लेकर के 360 तक हमारा दे रखा है। और 368 में संविधान की जो संविधान संशोधन करने की शक्ति है और उसकी प्रक्रिया क्या है उसके बारे में विवरण दे रखा है।